नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश सोलंकी, सहायक आचार्य इतिहास। आज के इस वीडियो में हम 3 प्रमुख विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ष 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा की थी कि 10 वर्ष पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा करेगी, किंतु नवंबर 1927 में ही इन आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी, जिसका नाम भारतीय विधिक आयोग था और इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन तथा सभी 7 सदस्य श्वेत थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइमन कमीशन की। कालांतर में सर साइमन के कारण इसे साइमन आयोग के नाम से ही जाना जाने लगा। इस आयोग को वर्तमान सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार तथा प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के पश्चात रिपोर्ट देनी थी। भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहां तक उचित है तथा भारत इसके लिए कहां तक तैयार है। यद्यपि संवैधानिक सुधारों के संबंध में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला कदम 1929 में उठाया जाना था, किंतु ब्रिटेन की तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी विपक्षी लेबर पार्टी से भयभीत थी तथा ब्रिटेन के सर्वाधिक बहुमूल्य उपनिवेश के भविष्य के प्रश्न को संभवतः सत्तारूढ़ होने वाली लेबर पार्टी के लिए छोड़ना नहीं चाहती थी। कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी दल के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्कनहेड का मानना था कि भारत के लोग संवैधानिक सुधारों हेतु एक सुनिश्चित योजना बनाने में सक्षम नहीं है। फलतः इसलिए उन्होंने साइमन कमीशन की नियुक्ति की। साइमन कमीशन ने जो संस्तुतियां प्रस्तुत की उन्हें 1930 में प्रकाशित किया गया। इसमें सुझाव दिया गया कि प्रांतीय क्षेत्रों में कानून तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए, इनमें संघीय भावना हो तथा इसके सदस्य प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाए। केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन न किया जाए क्योंकि इसके लिए अभी उचित समय नहीं आया है। भारतीय प्रतिक्रिया। भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध तुरंत तथा तीव्र जनारोष पैदा हो गया। भारतीय जनारोष का प्रमुख कारण किसी भी भारतीय को कमीशन का सदस्य नहीं बनाया जाना था तथा भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। चूंकि भारतवासी ये समझते थे कि भारत का संविधान भारतीयों को ही बनाना चाहिए, अतः कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य को नए लिए जाने से उन्होंने यह अनुमान लगाया कि अंग्रेज भारतीयों को स्वशासन के योग्य नहीं समझते। सबसे पहले कांग्रेस की प्रतिक्रिया की हम बात करेंगे। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1927 में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किया। इस बीच नेहरू के प्रयासों से अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हो गया। किसान मजदूर पार्टी, लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा तथा मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर कमीशन के बहिष्कार की नीति अपनाई, जबकि पंजाब में संघवादियों तथा दक्षिण में जस्टिस पार्टी ने कमीशन का बहिष्कार न करने का निर्णय किया। जन प्रतिक्रिया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा और इसके बंबई पहुंचते ही देश के सभी प्रमुख नगरों में हड़तालों और जुलूसों का आयोजन किया गया। जहां कहीं भी साइमन कमीशन गया उसका स्वागत काले झंडों तथा साइमन गो बैक के नारों से किया गया। केंद्रीय विधानसभा ने भी साइमन का स्वागत करने से इनकार कर दिया। साइमन कमीशन के विरुद्ध जनारोष का सबसे प्रमुख तथ्य ये था कि इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया तथा पहली बार राजनीतिक भागीदारी का अनुभव प्राप्त हुआ। युवाओं ने कमीशन के विरुद्ध किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय भूमिका निभाई तथा उसे क्रांतिकारी स्वरूप प्रदान किया। युवाओं की समितियां एवं सभाएं विभिन्न स्थानों पर सक्रिय रही। इसी चरण में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस प्रमुख युवा राष्ट्रवादियों के रूप में उभरे। इन दोनों युवा राष्ट्रवादियों ने विभिन्न स्थानों के दौरे किए तथा विभिन्न स्थानों सभाओं को संबोधित किया।
युवाओं में विरोध प्रदर्शन की चेतना उभरने से मौलिक समाजवादी विचारों के अंकुरण एवं विकास को उर्वर भूमि प्राप्त हुई, जिसका प्रभाव पंजाब नौजवान सभा, मजदूर एवं किसान दल तथा हिंदुस्तानी सेवा समिति कर्नाटक जैसे संगठनों में परिलक्षित हुआ। पुलिस का दमन चक्र। पुलिस कहाँ चुप रहने वाली थी, उसने भी इसके विरुद्ध काफी दमन चक्र चलाया। पुलिस ने साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शनकारियों पर दमन चक्र चलाया तथा कई स्थानों पर लाठियां बरसाई। यहां तक कि उसने वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं बख्शा। जवाहरलाल नेहरू तथा जीबी पंत को लखनऊ में बुरी तरह से पीटा गया। लाहौर में प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय पे तो लाठियों के संघातिक प्रहार किए गए, वो बुरी तरह से जख्मी हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन की नियुक्ति का प्रभाव। भारतीय राजनीति में साइमन कमीशन की नियुक्ति के प्रभाव को मुख्यतः दो रूपों में देखा जा सकता है। पहला, इसमें मौलिक राष्ट्रवादी ताकतों को जो पूर्ण स्वराज्य के साथ समाजवादी आधार पर सामाजिक आर्थिक सुधारों की मांग कर रही थी और उत्तेजित कर दिया। दूसरा, इसने लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती को, जो कि भारतीय सर्वसम्मत संविधान का निर्माण करके दिखाए, मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे भारतीयों के इस अवसर पर असाधारण एकता प्रदर्शित हुई। वस्तुतः साइमन आयोग की घोषणा का भारतीय राजनीति पर दोहरा और कुछ परस्पर विरोधी जो प्रभाव था वो दिखाई पड़ा। इस जानबूझकर किए गए अपमान से सभी आहत हुए। तेज बहादुर सप्रू जैसे उदारवादी राजनीतिज्ञ और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस के साथ मिलकर डोमिनियन स्टेट का संविधान बनाने का प्रयास किया, किंतु सांप्रदायिक मतभेदों ने 1928 के अंत तक ऐसे उदारवादी समूहों के संयुक्त मोर्चे को तोड़ दिया। लेकिन उसी समय साइमन आयोग के बहिष्कार का आंदोलन जुझारू शक्तियों की तीव्र वृद्धि में सहायक हुआ। ये शक्तियां न केवल पूर्ण स्वाधीनता की अपितु समाजवादी दिशा में अनेक सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों की मांग कर रही थी। साइमन कमीशन के पश्चात हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट पर। 1928 में तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण को चुनौती दी जो सभी गुटों एवं सभी दलों को मान्य हो। इस चुनौती को स्वीकार कर फरवरी एवं मई 1928 में देश के विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं का एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। ये सम्मेलन पहले दिल्ली फिर पुणे में आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया। अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, MS अनी, मंगल सिंह, सोएब कुरैशी, GI प्रधान तथा तेज बहादुर सप्रू उप समिति के अन्य सदस्य थे। देश के संविधान का प्रारूप तैयार करने की दिशा में भारतीयों का ये पहला कदम था। अगस्त 1928 में इस उप समिति ने अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट की सभी संस्तुतियों को एक मत से स्वीकार कर लिया गया। रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने की मांग पर बहुमत था, लेकिन राष्ट्रवादियों के एक वर्ग को इस पर आपत्ति थी। वह डोमिनियन स्टेट के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन कर रहा था। लखनऊ में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में पुनः सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। अब हम नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख अनुशंसाओं पे विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला, भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा, डोमिनियन स्टेट, तथा उसका स्थान ब्रिटिश शासन के अधीन अन्य उपनिवेशों के समान हो, ये इसका पहला प्रस्ताव था। दूसरा, सार्वजनिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए, जो कि अब तक के संवैधानिक सुधारों का आधार थी। इसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था हो। केंद्र एवं उन राज्यों में जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक हो, उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ स्थानों को आरक्षित कर दिया जाए, लेकिन यह व्यवस्था उन प्रांतों में नहीं लागू की जाए जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो, जैसे पंजाब और बंगाल। तीसरा, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन। यहीं से ही भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की शुरुआत कर दी गई थी। चौथा,
19 मौलिक अधिकारों की मांग, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता तथा वयस्क मताधिकार जैसी मांगे सम्मिलित थी। पांचवा, केंद्र तथा राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। केंद्र में भारतीय संसद या व्यवस्थापिका के 2 सदन हो। निम्न सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सदस्य संख्या 500 हो। इसके सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से हो। ये पहला जो सदन था। दूसरा, उच्च सदन सीनेट की सदस्य संख्या 200 हो और इसके सदस्यों का निर्वाचन परोक्ष पद्धति से प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं द्वारा किया जाए। निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष का तथा उच्च सदन का कार्यकाल 7 वर्ष का हो। केंद्र सरकार का प्रमुख गवर्नर जनरल हो, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाएगी। गवर्नर जनरल केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर कार्य करेगा, जो कि केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगा। प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इसका प्रमुख गवर्नर जनरल होगा, जो प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। मुस्लिमों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों को पूर्ण संरक्षण देने की मांग इसमें की गई थी। सातवां, पूर्ण धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना, राजनीति से धर्म का पृथक्करण किया जाए। आठवां, कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। केंद्र और प्रांतों में संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन किया जाए, किंतु अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र को दी जाए। ये प्रमुख मांगे थी। अब हम साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा नेहरू रिपोर्ट में क्या मूल अंतर था उनके बारे में बात करेंगे। साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन में भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य शीघ्र देने की सिफारिश नहीं की गई थी, जबकि नेहरू रिपोर्ट में भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य अतिशीघ्र देने की सिफारिश की गई थी। दूसरा, साइमन कमीशन में केंद्र एवं राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का विरोध किया गया, जबकि नेहरू रिपोर्ट में केंद्र एवं प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तीसरा, गवर्नर जनरल के अधिकारों में कोई कमी नहीं की गई थी। साइमन कमीशन में गवर्नर जनरल को केवल संवैधानिक प्रमुख का स्तर दिया गया। नेहरू रिपोर्ट में साइमन कमीशन की जो चौथी अनुशंसा थी कि सांप्रदायिक आधार पर चुनावी व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की गई, जबकि नेहरू रिपोर्ट में सामूहिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन की सिफारिश की गई। इसने मुस्लिमों के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने का भी सुझाव दिया। साइमन कमीशन में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का कोई भी उल्लेख नहीं था, जबकि नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की सिफारिश की गई थी। साइमन कमीशन में वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव करने की सिफारिश नहीं थी, जबकि नेहरू रिपोर्ट में वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव करने का सिफारिश की गई थी। भारत के लिए प्रतिरक्षा समिति, संघ लोक सेवा आयोग तथा उच्चतम न्यायालय इत्यादि की स्थापना का साइमन कमीशन में कोई भी उल्लेख नहीं था, जबकि नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए उच्चतम न्यायालय, प्रतिरक्षा समिति और संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि की स्थापना की सिफारिश की गई थी। इस प्रकार साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट में मूल अंतर अगर हम कहना चाहें तो ये निम्नलिखित उपरोक्त कहे जा सकते हैं। 10वीं जो नेहरू जो रिपोर्ट थी उसकी 10वीं अनुशंसा थी कि सिंध को बंबई से पृथक प्रांत बनाया जाए। 11वीं, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों के समान संवैधानिक स्तर प्रदान किया जाए। देशी राज्यों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। उत्तरदायी शासन की स्थापना के पश्चात ही किसी राज्य को संघ में सम्मिलित किया जाए। भारत में एक प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। इस प्रकार नेहरू रिपोर्ट की निम्नलिखित अनुशंसाएं थी। इसकी जो प्रतिक्रिया हुई उसकी बात करेंगे। मुस्लिम एवं हिंदू सांप्रदायिक प्रतिक्रिया। नेहरू रिपोर्ट के रूप में देश के भावी संविधान की रूपरेखा का निर्माण राष्ट्रवादी नेताओं की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यद्यपि प्रारंभिक अवसर पर रिपोर्ट के संबंध में उन्होंने प्रशंसनीय एकता प्रदर्शित की, किंतु सांप्रदायिक निर्वाचन के मुद्दे को लेकर धीरे धीरे अनेक विवाद उभरने लगे। प्रारंभ में दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में अनेक प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया तथा एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में सम्मिलित 4 मांगों को उन्होंने संविधान के प्रस्तावित मसौदे में सम्मिलित किए जाने की मांग की। दिसंबर 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इन मांगों को स्वीकार भी कर लिया गया, जिसे दिल्ली प्रस्ताव की संज्ञा दी गई है। ये 4 मांगे निम्न प्रकार थी।
पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की जाए। इसमें कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित की जाए। केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिमों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए जाए। पंजाब और बंगाल के विधानमंडलों की जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिमों के लिए स्थान आरक्षित करना और सिंध, बलूचिस्तान तथा उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत नामक 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन किया जाए। यद्यपि हिंदू महासभा ने 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों के गठन तथा पंजाब एवं बंगाल जैसे मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुस्लिमों के सीटें आरक्षित किए जाने के प्रस्ताव का तीव्र विरोध भी किया। महासभा का मानना था कि इस व्यवस्था से इन प्रांतों की व्यवस्थापिकाओं में मुस्लिमों का पूर्ण वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। उसने सभी के लिए समान व्यवस्था किए जाने की मांग की, किंतु हिंदू महासभा के इस रवैये से मुद्दा अत्यंत जटिल हो गया। दूसरी ओर मुस्लिम लीग प्रांतीय तथा मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुस्लिमों के लिए सीटों के आरक्षण के मुद्दे पर अड़ी हुई थी। इस प्रकार दोनों पक्षों के अड़ियल रवैये के कारण मोतीलाल नेहरू तथा रिपोर्ट से जुड़े अन्य नेता असमंजस में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि यदि मुस्लिम संप्रदायवादियों की मांग मान ली गई तो हिंदू संप्रदायवादी अपना समर्थन वापस ले लेंगे तथा हिंदू की मांग मानी गई तो मुस्लिम इस प्रस्ताव से अपने को पृथक कर लेंगे। बाद में नेहरू रिपोर्ट में एक समझौतावादी रास्ता अख्तियार कर निम्न प्रावधान किए गए। संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया जाएगा, किंतु मुस्लिमों के लिए सीटें उन्हीं स्थानों पर आरक्षित की जाएगी जहां वे अल्पमत में हैं। डोमिनियन स्टेट की प्राप्ति के बाद ही सिंध को बंबई से पृथक किया जाएगा। एक सर्वसम्मत राजनीतिक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसकी जो प्रस्ताव था उसके जिन्ना द्वारा संशोधित प्रस्ताव भी हम बात करेंगे कि नेहरू रिपोर्ट की तरह ही जिन्ना ने भी अपना 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कलकत्ता में किया गया। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने रिपोर्ट के संबंध में 3 संशोधन प्रस्तुत किए। केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुस्लिमों के लिए आरक्षित किए जाए। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था होने तक पंजाब एवं बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित की जाए और प्रांतों के लिए अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था की जाए। मतदान होने पर सम्मेलन में जिन्ना की ये प्रस्ताव ठुकरा दिए गए। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग सर्वदलीय सम्मेलन में अलग हो गई तथा मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी एवं आगा खां के धड़े से मिल गए। इसके पश्चात मार्च 1929 में जिन्ना ने अलग से 14 सूत्रीय मांगे पेश की, जिसमें मूलतः नेहरू रिपोर्ट के बारे में उन्होंने अपनी आपत्तियां दोहराई। ये निम्नलिखित थी: संविधान का भावी स्वरूप संघीय हो तथा प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की जाए। देश के सभी विधानमंडलों तथा सभी प्रांतों की अन्य निर्वाचित संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त एवं प्रभावी नियंत्रण दिया जाए। सभी प्रांतों को समान स्वायत्तता प्रदान की जाए। सांप्रदायिक समूहों का निर्वाचन पृथक निर्वाचन पद्धति से किया जाए। केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिमों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए जाएं। सभी संप्रदायों को धर्म, पूजा, उपासना, विश्वास, प्रचार एवं शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। भविष्य में किसी प्रदेश के गठन या विभाजन में बंगाल, पंजाब एवं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत की अक्षुण्णता का पूर्ण ध्यान रखा जाए। सिंध को बंबई से पृथक कर नया प्रांत बनाया जाए। किसी निर्वाचित निकाय या विधानमंडल में किसी संप्रदाय से संबंधित कोई विधेयक तभी पारित किया जाए जब तक उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य उसका समर्थन करें। सभी सरकारी सेवाओं में योग्यता के आधार पर मुस्लिमों को पर्याप्त अवसर दिया जाए। अन्य प्रांतों की तरह बलूचिस्तान एवं उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में भी सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए जाए। सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 1/3 स्थान मुस्लिमों के लिए आरक्षित किए जाएं। संविधान में मुस्लिम धर्म, संस्कृति, भाषा, व्यक्तिक विधि, मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण अनुदान के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएं और 14वां और अंतिम केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय संघ के सभी राज्यों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन न किया जाए। नेहरू रिपोर्ट की संस्तुतियों से न केवल हिंदू महासभा, लीग एवं सिख समुदाय के लोग अप्रसन्न थे, बल्कि जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाला कांग्रेस का युवा वर्ग भी इससे खिन्न था। कांग्रेस के युवा वर्ग का मानना था कि रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक नकारात्मक कदम है। इसलिए सर्वदलीय सम्मेलन में इन्होंने रिपोर्ट के इस प्रावधान का तीव्र आपत्ति भी जताई।
जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तथा संयुक्त रूप से भारतीय स्वतंत्रता लीग की गठन की। इस प्रकार हमने तीनों मुद्दों पे चर्चा की और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।